मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि जिस जिस पे आपने डंडे बरसाए वो आज सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं नाम नहीं लूंगी। कहा कि ऐसा करो 5 आंदोलनकारियों को बुलाओ, लेकिन छठा होगा तो फिर मैं उसको टांग दूंगा। प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तित्व है, हमारे देश के लोग हजारों साल तक उन्हें याद रखेंगे। ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश को मिला। लेकिन अब लोगों को बुलडोजर से तो डर लगता है। बुलडोजर से डर तो वैसे लोग लगता है जो कानून को अपने हाथ में लेके चलते हैं, सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। नई संसद में ऐसा नया क्या है कि मैं पुरानी संसद भूल जाऊं? हमारे देश के लोगों की देश के लिए बनाई हुई संसद, देश के द्वारा बनाई हुई संसद। आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कैसे कट गया, मुझे ये बताइए। 9 इंच की तो चुंडी होती थी मेरी, लगता था कि इसी चोटी से ही मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। नाई ने मुझे एक झटके में मेरे चुंडी को काट दिया। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। इतना आसान नहीं होता है बड़ा बनना, बहुत छोटे छोटे कदम मीलों तक रखने पड़ते हैं। छोटे से गांव मऊ के इलाके से निकलकर एक व्यक्तित्व बन गया। और जानते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख कुर्सी पे वो विराजमान हुआ, मुख्य सचिव के पद पर। एक बार नहीं बल्कि 3 बार सेवाओं का विस्तार दिया गया। ये विस्तार केवल सेवा का नहीं था, ये विस्तार था राष्ट्र सेवा का। और जानते हैं कहानी कहां से शुरू हुई? एक रोज पिता की आंखें नम थी और हाथ कांप रहे थे। बधाइयों का तांता लग गया था, और लगा भी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े बाबू साहब का बड़का बेटा कलेक्टर साहिब हो गया था। सब जगहों से बधाइयां आने लगी, और बधाइयां आते आते आप जानते हैं एक तस्वीर खिंचने लगी। पिता ने अपने बेटे को आशीर्वाद में 2 बातें कही। पहली बात ये समझाई कि बेटा, बड़े पुण्यों से तुम आईएएस बने हो, और इसमें हमारे भी पुण्य है और तुम्हारे भी कर्म है। इस पद पर बैठ करके हमेशा याद रखना, तुम्हें भला करने का और लोगों का बहुत अच्छा करने का मौका मिलेगा। अपनी गठरी को मजबूत करते जाना। और जानते हैं उस पिता ने दूसरी बात अपने आईएएस बेटे को क्या कही? कि बड़े मन से बड़े फैसले करना, कभी छोटे मन से बड़ा काम मत करना, और जब भी किसी के साथ न्याय करो, क्योंकि तुम उस सीट पर बैठोगे जहां लोगों का न्याय तुम्हारे हाथों में होगा। तो एक बात याद रखना, 10 बार सोचना, और 10वीं बार अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचना, और ये सोचना कि अगर तुम होते और ये न्याय होता, ये सजा होती, तो क्या तुम पर और तुम्हारे परिवार पे बीतती। इस बात को उस युवा ने अपनी गांठ में बांध लिया और एक लंबा सफर तय किया। 30 साल नहीं, 35 साल नहीं, 40 वर्षों का। ऐसे बहुत कम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो 40 वर्षों तक इतनी यात्रा सतत करते चले जाते हैं। ये संकल्प, ये संघर्ष और ये सफलता की कहानी लिए हुए जानते हैं मेरे साथ कौन है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, आपके सामने संसद के मानचित्र को लाने वाले, अयोध्या का स्वागत करने वाले मेरे साथ हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नेटवर्क पर। बात पावर कॉरिडोर की है, लेकिन इसमें संवेदनाएं भी डालेंगे हम। संवेदनाएं ये कि एक अधिकारी का चेहरा जो कलेक्ट्रेट में देखा लोगों ने कि डीएम साहिब हैं, लेकिन एक संवेदनशील अधिकारी जो रात के 12 बजे भी फोन उठाकर एक पिता के आंसू पहुंचता है। आज मैं आपसे सारी बात करूंगी और बेबाक बात करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल रमा जी, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्यता के साथ तैयार रहिएगा। बात मेरी सपाट होगी, 100% आपके साथ, थोड़ा मीठा और थोड़ा कड़वा कड़वा भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहां से शुरू करती हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये आपने 40 साल पहले कागज पे लिख लिया ज्वाइन करने के बाद, और बाद में उसे स्टील की तख्ती पे लगवा के अपनी कुर्सी के पीछे लगवा लिया। ये वाक्य कहां से दिमाग में आया, और 40 साल तक, आपके रिटायरमेंट तक ये चीज आपके साथ कैसे रही? क्या कहानी है? रमा जी, जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि मैं देश के लिए बहुत बड़ी सेवा करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई एक ध्रुव तारा होना चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सोच को सबके सामने उजागर करे। तो बहुत सोचने के बाद मुझे कबीरदास का ये दोहा पसंद आया। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और मैं जब पहले बार एसडीएम बना बरेली में, तो लकड़ी के तख्ते के ऊपर मैंने अपने ठीक कुर्सी के पीछे लगवा दिया कि जो भी मुझसे मिलने आए उससे ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति किसी से प्रभावित नहीं होगा, विद नो फेवर और नो
एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी। ये हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखेगा, वो निर्णय वो लेगा जो कि बिल्कुल सही निर्णय होगा। और मैंने फिर उसको जिया। तब से लेकर के जब मैं भारत सरकार में सचिव भी रहा, मैं मुख्य सचिव भी रहा, सब जगह मेरे कुर्सी के पीछे हमेशा रहता रहा। मतलब लकड़ी की तख्ती स्टील की तख्ती में बदल गई, लेकिन आपका प्रण नहीं बदला। बिल्कुल नहीं। और वो आज भी मेरे वो व्यक्तित्व के साथ है कि मैं सबके प्रति जो है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबके प्रति टू बी गुड टू एवरीबडी। बात बहुत गंभीर होती जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बात को हल्का कर देती हूँ कि दर्शक समझ पाए कि दुर्गा शंकर मिश्रा की यात्रा क्या है और जो संसद वो आज देख रहे हैं उसके पीछे का चेहरा क्या है। आप बचपन में बहुत शरारती थे। वो मुझे वो 10 कंचों का 100 कंचे बनाने वाला तरीका बता दीजिए, और वो भी बताइएगा साथ में कि आपकी छोटी बहन ने घर के कुएं में फेंक दिया और वही वजह है कि आप एक IAS अधिकारी बने। ये मैं बचपन में मैं कुशाग्र था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। कुछ माँ बाप का अच्छा आशीर्वाद था मेरे ऊपर, बहुत पढ़ने में अच्छा था। लेकिन मैं इसका लाभ लेता था कि अपने जो दोस्त मित्र होते थे, मैं तो कम ये सब चीज करता था। मैंने गोली खेलता था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं लोगों की मदद करने के बदले कहता था, एक तरह से गैंग लीडर हो गया था, लोगों का ग्रुप लीडर हो गया था कि मैं देता था कि चलो 10 कंचे देता हूँ, अब तुम इसको 20 बना के दो। अच्छा। तो मैं 20 दे रहा हूँ, 40 बना के दो। ऐसे ही इकट्ठा करता था। शीशे के कंचे, कलरफुल कंचे बहुत अच्छे लगते थे। और उस जमाने में एक पत्थर का भी कंचा आता था, सफेद बहुत सुंदर बड़ा सलोना सा होता था। मेरे पास इतने कंचे इकट्ठे हो गए, पूरा का पूरा बड़ा सा झोला मेरा भर गया। और फिर मुझे बहुत मजा आने लगा। दोस्त हमारे से सब मदद हमसे ले देते थे और हम उनकी मदद। अपने परिवार में हमसे बड़ी वही है। बाकी उसके बाद में 7 साल के बाद पैदा हुआ। उसको बहुत गुस्सा है कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, बस यही घूम घूम करके यही करते हो। बगल में हमारा कुआं था जो पीने पानी के लिए, उसने सारा का सारा कुएं में डाल दिया। तो मतलब आप जो इतने बड़े अधिकारी बने, आप उनको धन्यवाद करते जाके कि धन्यवाद आपने वो कंचे डाल दिए सही टाइम पे। बिल्कुल। बड़ी दीदी मेरी माँ के जैसे है। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे वैसे ही पाला जो कि एक माँ पालती है। बहुत ध्यान रखा। जब उसकी शादी हुई थी तो मैं उसमें कक्षा 6 में पढ़ता था। और बहुत मेहनत भी किया था उसकी शादी के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी बाबूजी थे। आप भावुक हो रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। माँ और माँ समान बहन की बात आए तो पहाड़ से भी नदी निकल जाती है, तो मैं समझ सकती हूँ। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर आ जाती हूँ। आप अक्सर घर की खिड़की पर बैठकर अपने पिताजी का इंतजार करते थे कि पिताजी आएंगे, साथ भोजन करेंगे, फिर वो मुझे अपने पास कहानी सुना के सुलाएंगे। लेकिन एक रात ने आपकी जिंदगी पलट दी। आप छोटे से बच्चे हुआ करते थे। उस रोज आपके पिताजी ने आपको पढ़ाई के लिए कुछ बोला। मैं चाहती हूँ ये मोटिवेशनल बात आप जरूर बताएं, ताकि हर घर से एक बड़ा अच्छा नागरिक और एक बड़ा अच्छा अधिकारी निकले जो देश निर्माण के लिए समर्पित हो जाए। ये बहुत एक, मैं तो बताऊं कि भगवान की दी हुई एक सौगात थी। देखिए हमारे पिताजी बड़े एक साधारण सी नौकरी में थे, ब्लॉक में बाबू थे। बाद में वो जिला नियोजन कार्यालय होता था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस, वहाँ के बड़े बाबू तक बन गए थे। तो वो हर शनिवार की रात को आते थे। बलिया में पोस्टेड थे, पहले बलिया, गाजीपुर, बनारस, वैसी आसपास में पोस्टिंग होती थी। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जो आप घटना बता रही हैं। तो बलिया से रात में वो शाम को 6 बजे पकड़ते थे, बस पकड़ते थे और करीब 9 बजे तक हमारे घर आते थे। मैं उनका इंतज़ार करता था। इंतज़ार इसलिए करता था कि उस ज़माने में रूस के तरफ से बड़ी मदद होती थी। तमाम सारी किताबें बढ़ती थी मुफ्त में। सारी किताबें ब्लॉकों के माध्यम से स्कूलों में बढ़ती थी, लोगों को बढ़ती थी। और बाबूजी करते थे, जो किताबें बढ़ती थी एक कॉपी हमारे घर जरूर लाते थे। दूसरा, बहुत पढ़ाई, बहुत ज़्यादा पैसा तो उनके पास था नहीं, तो गीता प्रेस की कुछ किताबें, जो अच्छी अच्छी किताबें, कुछ अच्छे लोगों के बारे में, साहसी बालकों के बारे में, अच्छे व्यक्तित्वों के बारे में, ऐसी कुछ किताबें भी 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, बड़ी सस्ती किताबें आती थी, वो भी लाते थे। और मैं बचपन में पढ़ने का मुझे बहुत शौक, क्योंकि बाबूजी ने डाला, क्योंकि मैं लेता था और जब आते थे तो हमसे पूछते थे तुमने क्या पढ़ा है, उसमें क्या सीखा है, कुछ 2-4 प्रश्न पूछते थे मुझसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
और उसके लिए मैं इंतज़ार करता था, उनका इंतज़ार करता था। मैं आपको आश्चर्य होगा कि जान करके मैं करीब 11 साल का या 10 साल का रहा हूँगा। गाँव में मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी अपनी बड़ी अम्मा के नाम पे, सरस्वती पुस्तकालय। हमारे पिताजी के जो बड़े भाई थे उनकी पत्नी का डेथ हो गया था कैंसर की वजह से, तो उनका नाम सरस्वती मिश्रा था। तो मैंने सरस्वती पुस्तकालय के नाम से गांव में पुस्तकालय बनाया था और गांव के लोगों को ये किताबें मैं इशू करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि गांव वाले भी पढ़ें। 15 दिन के बाद मैं उनसे किताबें वापस लेता था, तकादा करता था। ये सब भी मैं गांव में करता मतलब था। बाबूजी आपका गुरुकुल थे। तो बाबूजी उस दिन आ रहे थे, तो उनके साथ कुछ बस में उनके साथ एक बच्चा बैठा। वो बच्चा जैसे मैं अभी कोट पैंट वगैरह पहना हूँ उस तरह से, सुंदर सा पता, बड़ा सुंदर सलोना बच्चा था। पूछे कि बेटा तुम कहाँ पढ़ते हो? बोला नैनीताल में। अच्छा। तो नैनीताल तो हमारे लिए स्वर्ग जैसा था। हाँ बिल्कुल। मैंने हमने कल जनरल नॉलेज की किताब में जनरल नॉलेज नैनीताल पढ़ा था, हम सोच भी नहीं सकते नैनीताल कोई जा सकता है। तो बोले तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो बोला कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर है। तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर को तो हमारे बाबूजी से भी कम पैसा मिलता था। हमारे पिताजी को उस समय मुझे ख्याल है 250 के आसपास मिलता रहा होगा। प्राइमरी स्कूल के मास्टर को और भी कम मिलता था। तो बोले तुम्हारे घर पे खेती बाड़ी कितनी है, बाग बगीचा कितना है? तो गांव वाले तो यही सोचते हैं। तो बोला कुछ 4 बीघा जमीन है हमारे पास। अब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। बोले तुमको फिर पढ़ाता कौन है नैनीताल में? बोला सरकार पढ़ाती है। सरकार पढ़ाती है। तब उन्होंने कि थोड़ा जब उनको इसका उत्सुकता हुई तो उससे पूछा सरकार तुम क्यों पढ़ाती है? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। उस जमाने में एक स्कॉलरशिप की योजना होती थी जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय करता था। ऐसे लोग जिनके फादर की इनकम 500 रुपये से कम को माहवारी हो और उनकी उम्र 11 साल से 13 साल की उम्र हो, उनका एक पहले स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता था। मैंने हर जिले में परीक्षा होती थी, हर स्टेट से 100 बच्चे सेलेक्ट होते थे, उसमें हिंदी और गणित होता था। और उसके बाद पूरे ऑल इंडिया कंपटीशन होता था, जो इसमें सेलेक्ट हो जाते थे उनका ऑल इंडिया कंपटीशन होता था, उसमें से 100 बच्चे को सेलेक्ट होते थे। उन बच्चों का सारा खर्चा जो है सरकार ले लेती थी। अच्छा। और भारत सरकार उनको सारी की सारी, चाहे पढ़ाई का खर्चा हो, उनके कपड़े का, आने जाने का, उनकी पॉकेट खर्च का, उनकी कोई अगर कहीं पे उनको जाना घूमने के लिए जाना कोई स्कूल की तरफ से, उसका सब कुछ एक तरह से अब सरकार के बच्चे बन गए। तो उस दिन जब बाबूजी आए, मैं इंतजार कर रहा था, तो उनके साथ खाना खाया। जब सोने गया तो मैं तो इंतजार करता कि मुझसे पूछेंगे कुछ गणित, कुछ हिंदी, कुछ किताबों के बारे में। वो पढ़ते सुनते मैं सो जाता था। वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम अगर तुमको बाहर भेजे पढ़ने के लिए तो जाओगे? तो मैं तो सोचा कि क्या पूछ रहे हैं। उसके पहले मैं केवल 2 जगह गया था। एक तो गाजीपुर, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत डर लगता था। मैंने माँ को पकड़, माँ के बगैर मैं कहीं जा नहीं सकता था। अच्छा। माँ या बहन। तो बाबूजी मुझे ले गए थे, कोई ताबीज बांधने वाले थे, तो उनको ताबीज बंधवाने के लिए ले गए थे गाजीपुर जब पोस्टेड थे। और दूसरा बनारस, हमारे एक चाचा रहते थे, उनके पास गए थे। मतलब आप बचपन में से 2 जगह कोई बाहर मानते थे? बस गाजीपुर और बनारस। तो फिर जब उन्होंने पूछा तो उनका बिल्कुल जाएंगे। तो बोले तुमको कंपटीशन देना होगा। हम कंपटीशन तो जानते भी नहीं, कंपटीशन क्या होता, हमने कहा दे देंगे। फिर बोले कि तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उन्हें कर लेंगे, क्योंकि हमको तो कोई डर लगता नहीं था, बहुत कॉन्फिडेंस था। तो उसके बाद बोले चलो तुमको अगले साल तुम अपने साथ ले चलेंगे। तो मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था, कक्षा 7 में पढ़ता था। हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। तो अगले साल हमको और हमारे छोटे भाई को, दोनों को बाबूजी बलिया में अपने साथ ले गए। माँ और हमारी बहन वगैरह सब लोग गांव पे रहते थे। और उन्होंने फॉर्म भरवाया हमारा। फॉर्म भरवा दिया, इम्तहान है, मैंने इम्तहान दे दिया। रमा जी आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि जब रिजल्ट आया, मैं उत्तर प्रदेश में, मेरा पहला स्थान था। अच्छा। पहले इम्तहान में उत्तर प्रदेश का कंपटीशन जो मैंने बलिया से दिया, उसमें उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था। कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, जो मैं अपना पढ़ता था उसी से सब। उसके बाद जो ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन था, जिसके लिए मुझे इलाहाबाद जाना था, मेरे बड़े वाले चाचा थे, उनका बेटा उसमें LLB कर रहे थे। पीसी बनर्जी, सर पीसी बनर्जी हॉस्टल में रहते थे। हम लोग गए वहाँ पे ट्रेन से, वहाँ पे जाके उनके हॉस्टल में हम लोग ज़मीन पे चटाई उटाई बिछा के सोए। 1 हफ्ते के लिए बाबूजी ने मुझे ले गए। 5 दिन तो हमारा इम्तहान था। हिंदी था, गणित था, जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी और इंटरव्यू। 5 दिन तो इम्तहान था। 2 दिन हमको संगम घुमाने और भारद्वाज आश्रम और सब आनंद भवन ये सब दिखाने के लिए ले गए। रिजल्ट आया, पूरे देश में मेरा 5वां स्थान था। अब मैं नहीं क्लेम कर सकता कि मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी था, ये भगवान की इच्छा थी।
और मुझे लगता है भगवान कि चाहते थे हम कि मैं इससे एक जाऊं। सीख ये ले सकते हैं कि निरंतर अभ्यास करते जाओ, परिणाम अपने आप तय होने लग जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि उसमें देखिए कुछ न मैंने कोई कोचिंग किया, ना कोई कोई इस पल किताब पढ़ा, ना हमको मालूम, ना हमारे पिताजी को मालूम है, लेकिन रिजल्ट इतना बढ़िया और मेरा सीधा सीधा एडमिशन रांची हो गया। हाँ। विकास विद्यालय, कहाँ मैं गांव से पढ़ा हुआ, कुछ नहीं, कक्षा 6 में ABCD पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंच गया मैं। आप रांची पहुंचने से पहले दहाड़े मार के रोए थे अपने पिताजी के सामने। क्या हुआ था? जब हमको बाबूजी ले जा रहे थे छोड़ने के लिए, मैं इतनी बढ़िया स्कॉलरशिप थी, इसको जैसे बाद में भारत सरकार ने बंद कर दी। उस स्कीम में जब वो बाबूजी हमको छोड़ने आते थे, उसका भी उनको TADA मिलता था। अच्छा। मैं अपने से एक पैसा खर्च, मैंने समझ लिया कि सरकार का मैं पूरा बच्चा बन गया। अच्छा। मेरे ऊपर भी, मेरे पिताजी भी जो करते, सब कुछ सरकार देती थी। जब मुझे छोड़ने आ रहे थे रांची के लिए, शाम को हम लोग पहुंचने वाले थे, कुछ 1 घंटा बचा, बोले कि अब रांची आने वाला है, तो खूब रोना चालू कर दिया। तो उसके पहले कभी परिवार से अलग रहा नहीं था, उसके पहले मैं इतना एक्साइटेड था कि इतना दूर जा रहा हूँ, इतना बढ़िया। तो वहाँ मेरे सामने बैठे थे, एक पांडे दंपति थे, वो लोग वहीं रहने वाले थे, रांची में काम करते थे। उन्होंने रोता देखा बच्चा रो रहा है, तो उन्होंने कहा चलिए आप मेरे घर चलिए। पूछा बाबूजी से, बोला कि हम छोड़ने जा रहे थे, रो रहा है। रात भर उन्होंने खूब अच्छे से कहानी सुनाई, अच्छे से पांडे जी की पत्नी ने खाना पीना खिलाया। अगले दिन मुझे जाकर के स्कूल में एडमिशन हो गया। और मुझे ख्याल है, मुझे डेट भी याद है। हाँ, तारीख बताइए। 23 फरवरी 1973। अच्छा। जब मैं विकास विद्यालय में 23 फरवरी 1973 को विकास विद्यालय, वो विकास विद्यालय इतना बढ़िया स्कूल था। मैं समझता हूँ मेरी नींव रखी मैंने गांव के भी स्कूल में। कभी लौट के गए हैं इतना बड़ा अधिकारी? मैं कई बार गया हूँ। गुरु दक्षिणा वापस की? बिल्कुल, बड़े उस स्कूल के लिए भी वही नहीं, मैं मुझे अपने गांव के आपके प्राइमरी मास्टर जी से पहली बार जब आपकी मुलाकात हुई, एक मंत्र देने के चक्कर में वो आपको ठाकुर जी के पास ले गए और ठाकुर जी के हाथ में था उस्तरा। आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कैसे कट गया, मुझे ये बताइए कि आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कैसे कटा उस उस्तरे के कारण? देखिए, ये भी बड़ी गजब की बात है। बाबूजी जब हमको छोड़ करके लंच तक हमारे साथ थे, एडमिशन का लंच किया, उन्होंने हॉस्टल में लंच किया, फिर छोड़ के चले गए, फिर मैं रोना चालू कर दिया। बट एनीवे, मेरे मास्टर उसमें जो हेड मास्टर हमारे हाउस मास्टर थे, राम इकबाल सिंह जी, अभी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हुआ है। बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, अपने बच्चे जैसे मानते थे। तो मुझे वो लेके गए अपने साथ कि चलो तुमको बहुत रो रहे हो, तुम्हारे कुछ लोगों से दोस्ती कराते हैं और तुमको एक गुरु मंत्र देते हैं। हमने कहा ठीक है। अब हॉस्टल में गुरु मंत्र देने के लिए मुझे सीधे अंदर ले गए। अंदर एक कमरे में ले गए। वहाँ पे कमरा में वो हम लोग ठाकुर जी कहा करते थे उनको, वो ठाकुर जी नहीं बल्कि नाई थे, उस्तरा वगैरह उनके साथ। वो गए, वहाँ बैठाया उन्होंने। अच्छा, मैं तो कभी गांव में तो जमीन पे बैठ के हम लोग बाल कटवाते थे, वहाँ कुर्सी पे बैठ कर बैठा दिया उन्होंने और सामने शीशा उसा लगा हुआ, मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं था। उस नाई ने एकाएक मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझके मेरे आधे इंच के बाल होते थे और कम से कम 1 फीट तो नहीं लेकिन 9 इंच की तो चुंडी होती थी मेरी, बड़ी मोटी चुंडी होती थी। और बचपन में यह था कि रोज नहा धो के पूजा पाठ करना और लगता था कि इसी चोटी से ही मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। सारी ताकत, सारी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान सब कुछ वहीं से आता था। अब उस नाई ने मुझे एक झटके में मेरे चुंडी को काट दिया। तो आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कट गया। मुझे लगा, मैं फिर वहां रोना चालू किया कि अरे ये तो मैं मूर्ख हो गया। मुझे लगा कि अरे ये कमाल की चीज है, अब तो मैं बेवकूफ बन गया। तो हमारा सारा जो ब्रह्मांड से बाबूजी बोलते थे कि देखो तुम जुड़े हुए हो, सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर मैं आपको मैंने फिर ढलना चालू हो गया। और चूंकि आपने मास्टर जी की बात कही थी, मैं मास्टर जी की एक बात मैं आपको याद करूँ, जिन मास्टर जी को मैं बहुत याद करता हूँ। गुरु हैं? हमारे गुरु हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर, हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर। उनका नाम था मिश्री लाल जी, जिनके लिए आप IAS बनने के बाद कपड़े लेके गए थे। हाँ, मेरा जब IAS का सिलेक्शन हुआ, मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया। हमारे गांव के बगल के थे, वो अनुसूचित जाति के थे, लेकिन इतना उनका सम्मान था। हमारे घर में भी आते थे तो जब तक मिश्री लाल जी बैठेंगे नहीं तब तक हमारे बाबूजी भी नहीं बैठते थे, इतना उनका सम्मान होता था। जब मैं IAS के सिलेक्शन के बाद में अपने गांव गया और पहले तो अपने देवता का प्रणाम किया, फिर माँ बाप का प्रणाम किया, फिर मैं चला गया मिश्री लाल मास्टर के यहाँ। हाँ जी।
उनसे मैं मिला हम्म तो उनके घर पे उतने नहीं मिले, तो उनके खेत में मैं गया। उन्होंने बताया कि वो गए खेत में घास छिलने के लिए गए, मैं अपनी गाय के लिए, तो उनके खेत में गया। मैंने वो दृश्य अभी आपसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। वो नीचे बैठे हुए मुझे ऐसे देख, तो मालूम था कि मैं आईएएस बन गया। आईएएस बन गए आप। वो एक टक देखते रह गए। वो फिर खड़े हुए रोते हुए मुझे ऐसे पकड़ लिए जैसे अपना बच्चा जो है। मैं कहता हूं कि मुझ में जो स्वच्छ भारत मिशन जो मैंने किया, स्वच्छ भारत मिशन का पहला लेसन मैंने मिश्री लाल मास्टर से सीखा। आप इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, इतने छोटे, मैं बताता हूँ उनकी बात बताता हूँ। मैंने मिश्री लाल मास्टर का जो बड़े असाधारण आदमी थे। सोचिए, हम लोग को बचपन में बोलते थे कि तुम लोग, हम लोग गांव में तो क्या है, चना खाते हैं, चना का भूजा खाते हैं, चना का जो है वो भुना हुआ क्या बोलते हैं, राह खाते हैं, या मूंगफली खाते हैं, इस सब चीज खाते हैं, गन्ना चूसते हैं। वो पहले ही आदमी थे जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा कुछ भी करो, गन्ना चूसना तो एक जगह सारा छिलका रखो और उठा के ले जाकर कूड़ेदान में डाल दो उसको। तुम अगर मूंगफली खाते हो तो मूंगफली के दाने को सब एक जगह उसके खोल के रखो और उसको ले जाके डाल दो। जब तुम शौचालय के लिए जाते हो, हम लोग शौच के लिए खेत में जाते थे, ले शौच करने के बाद मट्टी उठाओ और उसको पूरा ढक दो ताकि उसके ऊपर मक्खी न बैठने पाए। ऐसी ऐसी चीज हमें सिखाते थे। वो सारी बातें मेरे ध्यान में, मैं बताऊं, बचपन में जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो हमारे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। छोटा सा स्कूल था, एक कमरे का स्कूल, आधा उसका बरामदा, बाकी तो हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। लेकिन जो संस्कार मिश्री लाल जी ने दिया, वो संस्कार हमारे साथ हमेशा हमेशा के जुड़ गए। फिर जब आप कलेक्टर बने, आपने एक यात्रा तय की उच्च अधिकारी के पद तक, ये जितने अभियान आपने बनाए, कहीं ना कहीं गुरुजी आपके मास्टर साहब पीछे थे उसके। वो भी थे और तमाम लोग, और मतलब बहुत जगह से मेरा आदत रही कि जिससे जहाँ सीखने को मिले। मैं तो हमारे गांव के हमारे बड़े भैया लोग आते थे बनारस से, कपड़े आयरन करने के लिए भेजते थे, मैं जाता था आयरन करने के लिए। तो मैं देखता रहता है आयरन कैसे करता है, कैसे मोड़ता है, कहाँ पे इसको इस्त्री करता है। और उसका आदत ये हुआ कि मैं भविष्य में कभी खुद किसी से सीख गया उससे। या मेरे गाँव में हमारे जो हलवाए थे, हमारे वो जैसे गांव में खटिया बुना जाता है, उनको देख के मैं खटिया बुनना सीख गया। मैं खटिया बुनने बहुत एक्सपर्ट हो गया था। जो हम लोग का खेत से आता था, अनाज आती थी, और उसको ओसाना कहते हैं, उनको देख के मैं कहता था, बुन्नू काका हमको भी करने दो, तो मैं करता था। मैंने ये सब चीज़ इतना मजा आता था सीखने में तो बहुत, और आज भी मैं लगातार सीखता रहता हूँ। मैं बता दूं, अगर आपके पास भी मैं कुछ अच्छी चीज़ देख रहा हूँ, आपको तो नहीं पता चलेगा कि मैं आपसे सीख रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे उन चीज़ों को सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कुछ चीजें आपसे मैं हृदयंगम करता रहता हूँ। ये मेरी आदत बचपन में पता नहीं बाबूजी ने डाली कि मिस्त्री मास्टर ने डाली, किसने डाली, लेकिन मैं हर कोई में अगर कुछ भी नया चीज देखता हूँ, दिखता है कि इसका कुछ है, उनको बगैर बताए मैं उनको गुरु मान के प्रणाम कर लेता हूँ। एक सवाल आज से जोड़ते हुए कि हम जब भी नई पार्लियामेंट को देखते हैं तो मुझे दो तस्वीरें नजर आती है। मैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं, मैं एक आम आदमी के तौर पर आपसे सच्चा सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे पुरानी संसद दिखाई देती है, मुझे नई संसद दिखाई देती है। नई संसद में ऐसा नया क्या है कि मैं पुरानी संसद भूल जाऊं? आप आज मुझे बताइए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये देश की जो नई संसद है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो व्यक्तित्व है, जो नए भारत की जो सोच है, जो विकसित भारत की सोच है, उसका ये परिणति है। हम तो एक साधारण से सिपाही है, हमको ये मौका मिला, भगवान ने ये मुझे मौका दिया कि मैं ऐसा कुछ सोचूं। आप पीछे मानचित्र पे काम कर रहे थे। इस चीज को मैं जमीन पे लाऊं। देखिए, उसमें आज की जो हमारी नई संसद है, ये हमारे देश के लोगों की, देश के लिए बनाई हुई संसद, देश के द्वारा बनाई हुई संसद है। आप जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि इस संसद में हमारे सारे राज्यों से कुछ कुछ सामान वहां लगा हुआ है। अच्छा। कहीं से शिल्प आया हुआ है, तो कहीं से पत्थर आए हुए हैं, तो कहीं से जो है नक्काशीदार कुछ चीज आया हुआ है, कहीं पे कालीन आया हुआ है, कहीं से कुछ। इतना पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है। हमारे देश के लोगों ने, विमल पटेल जी ने, हमारे देश की जो संस्था है, उन्होंने उसका पूरा प्लानिंग किया है। जो भी चीज वहां पे उपयोग किया गया है, सारी की सारी चीजें हमारे देश के लिए, और ये एक डिजिटल संसद है। आप सोच नहीं सकते, इसका हर चीज कहीं से भी है, सब कुछ कैमरे के नजर में है। इतनी सेफ संसद है। हम पुरानी संसद की बुराई नहीं करना चाहते, उसकी बहुत सारी बातें, बहुत कन्वर्सेशन पीछे हो चुका है। न केवल हमारे लिए अपर्याप्त थी, बल्कि हमारे माननीय संसद, जो कि हमारे देश का पूरा नीति नियंता है, उनके लिए सेफ भी नहीं थी। उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी।
लेकिन इस संसद में वो सारी की सारी बातों को ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत ऐसी ऐसी बातें उसमें डाली हुई हैं जिसको अगर मैं बात करूँ तो घंटों में उसी पे बात करता रहूँगा, जो कि उतर के उनसे जो लर्निंग होती थी, वो कहते थे इस तरह चीज़ का ऐसा हो जाता था। उसका करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करके हम लोगों ने किया। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताऊँ मैं, हाँ। इस संसद में इसका जो हमारा जो देश का जो नेशनल बर्ड है मोर, पिकॉक, हाँ, मोर, आप जब अगले बार आप जाइए लोकसभा में जाके देखिए, आपको चाहे टेपेस्ट्री हो, चाहे चारों तरफ मोर दिखता है, बेंचेज हैं, चाहे आपके झरोके हो, चाहे छत हो, छत को भी आप सर देखिए, आपको मोर ही नजर आएगा। और मैं राज्यसभा में घुस जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? आपका सारा जो नेशनल फ्लावर हमारा कमल है, लोटस फ्लावर, इतना पवित्र फूल होता है, सभी जगह लोटस लोटस नजर आएगा। आप अगर उसके आंगन में, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आज तक बहुत देशों में देखा है, किसी देश की संसद में आंगन नहीं होता है। इस देश की संसद में आंगन है, जहाँ पे हमारा जो नेशनल ट्री है, पीपल। मुझे इस पीपल के पेड़ की कहानी आपसे ही सुननी है, क्योंकि आप वो व्यक्तित्व हैं जिसने खाली संसद के ऊपर मीनार बनते हुए देखा है। एक पीपल का पेड़ था बीच में, उसको प्रधानमंत्री जी कटवाना नहीं चाहते थे। आपने क्या किया कि वो आज भी पीपल का पेड़ वहां पर है? वहां पे जब ये जगह तय की गई, तो उस जगह पे बाकी सब चीज को हम हटा सकते थे, लेकिन पीपल का विराट वृक्ष था, अगर उसको हटाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक्सपर्ट बर्ड लोग हैं उनको बुलवाया। अच्छा। और बुला के उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि वहां तो मैं बहुत ब्लास्ट करना था, मुझे पूरा बेसमेंट पे बहुत सारी चीज करना था। काफी पत्थर भी है वहां पे। उन्होंने वो जो भी तरीके बनाए, वो सारे के सारे तरीके अपनाए गए कि जिस पीपल के पेड़ का जो है जैसा है वैसा ही बना रहे, और उस पीपल को रोकने के लिए उसको आंगन के अंदर लाया गया। अच्छा। तो वो हमारे संसद भवन के आंगन में वो पीपल है। और वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बरगद का भी पेड़ लगाया है। तो हमारा जो नेशनल ट्री और जो हमारे संसद का जो मुकुट है, जो सर के ऊपर धारण करते हैं, वो नेशनल सिंबल है हमारा, अशोक स्तंभ। तो मुकुट उसका जो अशोक स्तंभ का है, और बाकी जितने नेशनल सिंबल है सारे के सारे हैं। इनफैक्ट इतना बढ़िया पार्लियामेंट मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी देश में इतना सुंदर, इतनी अच्छी चीज, इतनी बड़ी कृति होगी। पहले कहा जाता था कि अरे कोई बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके साथ एक चीज है, आपके बारे में किसी से भी पूछे तो कोई व्यक्ति बुराई करे भलाई करे, एक चीज कहते थे कि टाइम लिमिट दे दीजिए, ये अधिकारी ऐसा है कि टाइम से पहले उसको पूरा कर देगा। संसद इतनी जल्दी बनकर खड़ी हो गई। Less than 2 years, तो 2 साल में कैसे मतलब कैसे प्लानिंग, क्योंकि आपने इससे पहले आगरा में भी ऐसे काम किए? नहीं, आगरा नहीं, मैंने पूरा जो अर्बन सेक्टर या चीफ सेक्रेटरी भी मैं था, हर जगह जहां भी रहा मैं। देखिए, ऐसा समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज देखिए, जो प्रगति की बैठक होती है किस बात के लिए होती है, कि ताकि जो बहुत पुरानी चीज आज पूरा करने के लिए होता है, क्योंकि हम लोग कमिटमेंट को पूरा कंप्लीट नहीं, समय से पूरा नहीं करते। इस संसद को बनाने के लिए मैं बताऊं कि न केवल संसद डिजिटल है, इसको पूरा प्रोसेस डिजिटल बनाया। अच्छा। हर हफ्ते में इसको पूरा का पूरा डिजिटली इसको जो है पूरा रिव्यू करता था। कैमरा देखता था, कैमरे से उसका मैंने वीडियो देखता था, उसका फोटो देखता था, उसका सारा रिकॉर्डिंग हमारा ऑनलाइन, उसका जो हमारी मीटिंग्स होती थी पर्सनली जाके देखता था। हर हफ्ते में एक बार तो जरूर जाता था। संसद का डिजिटल क्या स्वरूप है जो आप अभी बता रहे थे? वो तो देखिए, संसद का डिजिटल का मतलब हुआ कि संसद का जितना सारा काम धाम है, चाहे कितने लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ ही तो डिजिटल है। लेकिन वो नहीं, बल्कि उसको बनाने के लिए कंप्लीटली हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया। उस पोर्टल के ऊपर जो है हर हफ्ते मैंने हमारा पूरा रिव्यू डिजिटल रिव्यू होता था। कोई ऐसा रिव्यू नहीं कि जिसको कोई लिखने को नहीं जरूरत है, सीधे जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, और सारी की सारी पार्टीज आप फिजिकली आप प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे कमरे में, नहीं है तो आप डिजिटली प्रेजेंट होइए। वो तो जमाना कोविड का था जब ये सारे काम हो रहे थे, आप डिजिटली भी हमसे प्रेजेंट होइए, वो सारी बात रिकॉर्ड होगी और अगले बार वो सारा बात रिव्यू भी होगा। मैं आपके फोटो भी देखता था, वीडियो भी देखता था, और फिजिकली भी जाकर के देखता था। तो इतना इंटेंस इसका रिव्यू किया गया। यही नहीं, बल्कि जो आप सोचिए कि जो काम हमारा, कोई पता चला कि राजस्थान में काम चल रहा है, कोई हमारा काम यूपी में चल रहा है, कोई काम गुजरात में चल रहा है, कोई महाराष्ट्र में चल रहा है, कोई कर्नाटका में चल रहा है, सब जगह का उसका सारा रिव्यू होता था कि वहाँ पे इतना चल रहा है, वहाँ यह प्रोग्रेस है, ये आपका टाइम बाउंड है, आपका यह इंस्पेक्शन होना है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मैसिव रिव्यू। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी वजह से जो हमारा इतना बड़ा काम था 2 साल से कम में, और खर्चा कितना हुआ, लेस देन 1000 करोड़। लोग पहले सोचते थे कि 10-20-10 हज़ार करोड़ रुपये लग जाएगा बनाने में,
कहाँ, लेस देन 1000 करोड़, उतने में आप एक पुल बनाते हो। वो हमारी संसद इतनी बड़ी संसद बन करके तैयार हो गई और हमें इस बात का प्राउड है। मैं तो कहता हूँ ये तो भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है जो कि मुझे मिला कि ये काम करने का मौका मिला। एक आदेश आता है या उसको कहा जाए संदेश आता है, आपको बोला जाता है कि आप अपनी अगली यात्रा उत्तर प्रदेश लखनऊ की तय करें और वहां के मुख्य सचिव पद की शपथ ग्रहण कर ले, वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर ले। मन तो आपका टूटा क्योंकि फीता कटना बाकी था। लेकिन दूसरा सवाल यही जोड़ देती हूँ ताकि पूरा जवाब दें। लेकिन प्रभु कृपा आप पे हो गई कि आपको रामलला का अयोध्या में उस फीता कटते हुए की सारी व्यवस्था करने का मौका मिल गया। इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं आप एक अधिकारी के तौर पर? नहीं, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था, देखिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न केवल संसद में बल्कि पूरे सेंट्रल विस्टा में उसकी पूरी पूरी प्लानिंग जमीन से, और हमारी जो आर्किटेक्ट कंपनी जो थी हमारे साथ जो लगी थी उनके साथ, CPWD के साथ, सारा का सारा इतना मैं उसमें गहनता से घुस गया था। आपको जानकर आश्चर्य, जैसे कि आज पूरी जो सेंट्रल विस्टा के ऊपर हमारे ये हटमेंट बने थे अंग्रेजों के समय, जिसमें जो आज की डेट में राष्ट्रपति भवन है, उस समय वो वायसराय हाउस हुआ करता था। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक था, वो भी उस वायसराय का ऑफिस और तमाम सारे ऑफिस होते थे। उसको बनाते इसमें बहुत सारे घुड़साल वगैरह यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली तो ज़माने में तुगलकाबाद था या शाहजहांबाद था, इधर तो दिल्ली था ही नहीं, ये पूरा पूरा खाली था। अरावली के ऐसे इस प्रकार के जो जंगलात हुआ करते थे, अब वहाँ पे हमारे सारे मिलिट्री के लोग रहते थे। अब उन लोगों को हटाने के लिए सारा, आज तो देखिए सारा इतना बढ़िया देश का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ऑफिसेज बने, वो एक साल में बना था पूरा पूरा, चाहे अफ्रीका एवेन्यू के ऊपर बना हो, चाहे वो कस्तूरबा गांधी मार्ग के ऊपर बना हो, एक साल के भीतर बना। और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन की, इतना खुशी हुई मुझे। लेकिन कितना अच्छा होना कि बाकी परियोजनाएं भी इतनी जल्दी पूरी हो देश में। लेकिन इसके जो परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बता रहे हैं, जो ये जो सारी सारी जो पूरी एक्टिविटीज हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था, देखिए एक ऑफिसर होने के नाते बहुत कम्युनिटी के साथ काम करने, मुझे लगता था कि शायद सरकार मुझे 1 आध साल तो मुझे और काम कराने का देगी। कम से कम इस पार्लियामेंट को 15 अगस्त 2022 जो माननीय प्रधानमंत्री का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो लेके चल रहे हैं, उसके पहले उद्घाटन कराने तक का तो मुझे मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता था। मैं किसी से कहा नहीं था। लेकिन आपको तो लखनऊ भेज दिया। आज मैं पहले बार बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मेरे मन में ऐसा भाव आता था कि मैं शायद इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करना कितनी बड़ी चीज़ है कि देश के नीति नियंता जो है, उन लोगों के बैठने की जगह, जो देश का एक डेमोक्रेसी का टेम्पल है, उस टेम्पल को मैं उद्घाटन करा लूंगा। ये बहुत बड़ा, मुझे बड़ा अचीवमेंट लगता था लाइफ में। भगवान से कभी कहेंगे देखिए मैंने ये काम करा के आया, आपके पास वापस आया। लेकिन मुझे यूपी का चीफ सेक्रेटरी बन गया, मैं बिल्कुल भेजा गया। तो मुझे एक बात तो बहुत खुशी हुई कि यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में शुरुआत की सारी सर्विस मैंने एज ए कलेक्टर, एसडीएम सब कुछ किया है। और मुझे भगवान वापस बुलाया कि चलो तुम अपने यूपी के लिए कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो, करके दिखाओ, तुमने जो भी सीखा है, जो भी तुमने अपने जिंदगी में नया चीज किया, उसको करके दिखाओ। तो मुझे लगा है बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, और मैं उसी पूरे भाव संकल्प के साथ गया कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो भी होगा, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को जानता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जानता था कि कितना उनमें मेरा एक सवाल ये भी है उनका कितना काम करने का। तो मुझे लगा कि चलो उनके, आज मैं दिल्ली में काम करता, मैं वहां मुझे करने का मौका होगा। लेकिन मन में एक ठेस था कि यार पार्लियामेंट तो मुझे छूट गया, नहीं करा पाया मैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं देश का पार्लियामेंट, जो हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को मैं नहीं उद्घाटन करा पाया, तो मुझे तो मौका मिलने वाला था भगवान राम, जो पिछले 500 साल से लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था, वो करने का मुझे मौका मिलने वाला था मुख्य सचिव के रूप में। मैंने सोचा था कि मुझे 2.5 साल का मौका मिल जाएगा, इतना मैं 1 साल के लिए बन करके गया। 3 बार मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी के पद पे सेवा विस्तार बहुत रिकॉर्ड है। मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी का बहुत मुश्किल है 40 साल की सर्विस, शायद किसी का न हुआ हो। लेकिन फिर भी मैंने, मुझे भगवान राम का जो करने का, जिस समय 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे, इस खुशी के आंसू को, भगवान देखो तुमने डेमोक्रेसी का टेम्पल नहीं, लेकिन अपने ही टेम्पल को शुरुआत कराने का मौका मुझे दे दिया। ये बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का अचीवमेंट था। आपके ही उत्तर से मैं अपना नया प्रश्न उठा लेती हूँ। बहुत कम अधिकारी, बहुत कम उच्च अधिकारी ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बड़े ताकतवर लोगों को काम करते हुए बहुत करीब से देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी मानचित्र पर काम किया, उनके नेतृत्व में भी काम किया,
फिर आप लखनऊ पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ के साथ भी आपने काम किया चीफ सेक्रेटरी के तौर पर। दो ताकतवर लोग, दोनों के साथ काम करने वाले जो कार्यकाल आपका रहा, उसको आप किस तौर पे याद करेंगे? क्या नया देखा इन दोनों में आपने? देखिए, हर आदमी की अपनी खूबी होती है। हाँ, मुझे दोनों की एक एक खूबी बताइए, बुराई बता हमारे सके तो नहीं, नहीं, लेकिन देखो, खूबियां बताइए। लेकिन मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोग हजारों साल तक उन्हें याद रखेंगे कि ऐसा, शायद ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश को मिला, जिसने देश की जिस हालत से निकाल करके आज वो विकसित भारत के रास्ते पर ले जा रहा। मुझे पूरा कमिटमेंट है, पूरा विश्वास है, मुझे 100% कोई डाउट कहीं से नहीं नजर आता कि देश विकसित बनेगा, क्योंकि उनके साथ जो मैंने काम करके देखा है, जो देखो, अर्बन में मैं एक साथ 6 मिशन चलाता था। अच्छा। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, आज देखिए स्वच्छ भारत मिशन लोग पॉसिबिलिटी के तौर पे देखते हैं। आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन था, बिल्कुल कुछ नहीं था, जीरो था, वहां से हमने उसको बढ़ाया। प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ कैसे काम करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना थी, 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए, कोई सोच भी नहीं सकता था, दुनिया में कहीं भी आज तक हुआ नहीं काम। 1 करोड़ मकान बन गए। आपका सोचिए, अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो कार्यक्रम था, कमाल का कार्यक्रम था। पीएम स्वनिधि, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, उनका कमाल का काम था, मैंने सोच नहीं सकते थे लोग। जब मैं शुरुआत किया था, मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब मैंने इस बात को रखा था, उनके अलावा किसी को विश्वास नहीं था। अकेले वो रहे होंगे जिसको, क्योंकि उसमें कोविड का जो बुरा दौर था, उस बुरे दौर में जब उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, कुछ अधिकारियों की, बताइए क्या क्या चीज़ कर सकते थे, मैंने उसमें ये बात रखी थी। अच्छा। मैं समझता कि उनके अलावा वहाँ पे जो हॉल में जो लोग बैठे थे, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये काम हो सकता है। बहुत लोगों ने डाउट भी शेयर किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा आगे बढ़िए। और देखिए, उनका आशीर्वाद है, उनका जो एक प्रताप है कि आज रेहड़ी पटरी में 1 करोड़ के आसपास लोगों को फायदा हो चुका है। फिर ऐसे ही आप अब देखिए कि मेट्रो के बारे में, मेट्रो कहाँ था, 5 शहर में, आपने तो 4 मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री का जो लगातार आशीर्वाद मिलता था, जो उनकी जो डायरेक्शन होते थे, क्योंकि वो इतना नजदीक से चीजों को देखते, इतनी गहराई से देखते, तो उनकी जो क्षमता है वो कमाल की है। मैं तो इतना सीखता रहता हूँ, मैंने कहा सबसे सीखता हूँ, उनसे भी बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ। मैं बहुत सारी व्यक्तित्व मेरा जो है, बाकी के प्रधानमंत्रियों की जो फेहरिस्त है, उससे आज के प्रधानमंत्री को आप किस एक गुण की वजह से अलग मानते हैं? वैसे तो वो देश के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं, मतलब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहता, बट मुझे लगता है कि उनको हर समय देश ही नजर आता है, वो देश के प्रति इतने कमिटेड। मुझे लगता है कि एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का चीज है, जो कि हर समय। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2027 दस्तक दे रहा है। आपने योगी जी के साथ भी काम किया है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस डील किए हैं, बड़े गंभीर मुद्दों पे बड़े सुंदर फैसले आपने किए हैं। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के भविष्य की तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पिछले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का बहुत सारा, मतलब नज़दीक से काम किया, देखा मैंने। लेकिन वो एक निराशा के उसमें चला गया था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को, लगभग सभी प्रकार के उसमें काम किया मैंने, सबके नज़दीक रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो काम करने वाला था। देखिए, मैं किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मुझे योगी आदित्यनाथ जी साहब के साथ भी जो काम करने में मजा आया, मजा वैसे हर जगह काम करने का, लेकिन उनका जो ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो माहौल बनाया उत्तर प्रदेश को, आप सोचिए कि आज शांति व्यवस्था के नाम पे आप कहीं भी, किसी भी इलाके में रात में भी कोई लेडी जाए, उसको डर नहीं लगता है। पहले आप हजरतगंज में भी जाने में आपको डर लगता था कि कहाँ गोली चल जाए। हजरतगंज जो कि लखनऊ का बिल्कुल खासम खास है, वहां पे भी लोगों को डर लगता है। लेकिन अब लोगों को बुलडोजर से तो डर लगता है। बुलडोजर से डर तो बड़े लोग, ऐसे लोग लगता है जो मैंने जो बहुत कानून को अपने हाथ में लेके चलते हैं, सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर तो वहां चलता है जैसे लोगों को, लेकिन लोगों के मन में इस बात का विश्वास है कि भाई हमारे यहाँ सुरक्षा है, हम सेफ है। दूसरा, विकास को अगर लेकर के चलिए, आप देख लीजिए कि जो कृषि में विकास हुआ है, गन्ना में विकास हुआ, मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश के हर एक प्लॉट को हमने डिजिटली उसको मैप कर दिया है। हर प्लॉट का अपना आइडेंटिटी है। जो एग्रीस्टैक जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का देश के लिए है, उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश काफी अग्रणी है। आप उसका गन्ना के बारे में देख लीजिए, शुगर के बारे में इतने सारे उनके हमारे किसानों को उनको नुकसान होता था, आज देखिए उनको कितना पेमेंट कर, 2.5
लाख करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है इन लोगों को, जो किसानों को पेमेंट हो चुका है। आज उनको कोई बकाया उनके ऊपर नहीं रहता। आप इंडस्ट्री को लेकर के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के लिए किसी जमाने में कानपुर देश का 8वां बड़ा शहर माना जाता था। उत्तर प्रदेश कहीं का नहीं लगता। उत्तर प्रदेश लगता था कि नोएडा अगर न हो तो उत्तर प्रदेश कोई नाम न देने वाला हो, और नोएडा इसलिए कि वो दिल्ली के एनसीआर में था। आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और माननीय मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, तो हम लोगों के सामने उन्होंने लक्ष्य रखा कि कम से कम 10 लाख करोड़ का एमयू होना चाहिए। ऐसा हुआ? हमने कहा कि बिल्कुल होगा सर, 10 लाख करोड़ आपका लक्ष्य है, क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश में पहले जो हुआ था 80,000 करोड़ का हुआ था। उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ का होना चाहिए, जो कहीं ना हुआ हो। और फिर पूरी व्यवस्था को हमारी पूरी टीम, मैंने हम सब लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके मार्गदर्शन में जो व्यवस्था तय, कंप्लीट डिजिटल, ऑनलाइन 100% 24/7 कहीं से कहीं भी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिजल्ट कितना आया? 35.5 लाख करोड़ रुपए के एमयू हुए। जिस प्रकार से कार्रवाई की, कैसे हुआ तो अपने आप में पूरी कहानी है, कैसे कर सकते हैं। लोग कहना चालू कि ये सब फर्जी है, ये तो सब सारा लोगों ने ऐसे कागज पे साइन कर दिया कुछ। उसके पहले कोई हिसाब किताब नहीं होता था। जैसे मैं ही पूछता था लोगों से भी कि कितना हुआ, लाओ हिसाब लाओ, तो हिसाब नहीं लाते थे, दिखाते नहीं थे। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिजिटल होगा जिसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो। तो जब लोगों ने कहा ना फर्जी, हमने कहा चलो दिखाता हूँ। काम करना चालू किया, और पहला जो हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, मैंने हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था वो हमारा हुआ था 2023 के फरवरी में। ठीक एक साल के बाद 2024 के फरवरी में जब हमने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ग्राउंड कर दिए गए। मैंने 10.25 लाख करोड़ जो लक्ष्य रख रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने रखा था, वो तो हमने तो उतना ग्राउंड कर दिया। उसके बाद कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो जून में वहाँ से निकल के चला आया, और मैं पीछे मुड़ करके बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि फिर कभी खुशी भी होती है, कभी दुख भी होता है, इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ के देखता। जब कोई एसडीएम या कलेक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कुछ तो सम्मान के साथ जाते हैं, कुछ झोला बांध के जाते हैं, और कुछ जाते हैं और उनके लिए नारे लगते हैं। अब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछों के लिए नारे लगते हैं कि डीएस मिश्रा मुर्दाबाद, डीएस मिश्रा हाय हाय। वो व्यक्ति बरेली से निकलता है चित्रकूट ज्वाइन करने के लिए, और स्वागत में एक भीड़ होती है और कहती है दुर्गा शंकर मिश्रा मुर्दाबाद। तो ये इतने आंदोलनकारी अधिकारी रहे आप कि आपका स्वागत कभी फूलमाला की जगह पे ऐसे, जहां आप गए वहां पे फर्नीचर तोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा क्यों? ये घटना है, ये मैं अच्छी घटना, सही घटना आपने याद दिलाया। कहीं से कहाँ से आपने जानकारी, पता नहीं। मैं बरेली में एसडीएम था। हाँ। 1986 में मसूरी की ट्रेनिंग के बाद मैं एसडीएम था बरेली में, आंवला का एसडीएम था। वहाँ से 87 के सितंबर में मेरी पोस्टिंग हुई चित्रकूट में एडीएम के लिए। उस जमाने में 5 पोस्ट होती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। उस 5 में एक ये भी था, एडीएम पोस्ट थी। बड़ा जो लोग अच्छा माने जाते थे, अच्छा काम करने वाले माने जाते थे, मेरी एडीएम चित्रकूट पोस्टिंग हुई। तो मैं तय किया कि मैं बरेली से चित्रकूट बाई रोड जाऊंगा, कार से जाऊंगा। मेरे जाने का मकसद ये था कि मेरी वाइफ थी, मैं अपनी वाइफ को आईआईटी कानपुर दिखाना चाहता था। अच्छा। वो उनको अपना हॉस्टल, लाइब्रेरी, जब हम लोग जहाँ कभी खाने जाते थे, वो सब चीज़ दिखाना चाहता। तो मैंने कहा चलो, तो हम लोग चलते हैं साथ में, आईआईटी कानपुर देखेंगे, वहाँ लंच करेंगे, उसके बाद फिर चित्रकूट। अच्छा दिखाना चाहते थे, दिखा कुछ और दिया। तो वहाँ से चित्रकूट पहुँचेंगे। तो हम लोग नहीं, मैं गया आईआईटी कानपुर गया। आईआईटी कानपुर जाके मैंने हॉस्टल को दिखाया, अपना क्लासरूम दिखाया, सब कुछ दिखाया, सारी चीज़ दिखाया। वाइफ को मैंने अच्छे से उनको दिखाया, उनको अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग चित्रकूट पहुँचे। मैं रात में करीब 10 बजे के आसपास चित्रकूट पहुँचा हूँगा। एडीएम का बंगला, पुराना ब्रिटिश रेजिडेंट का बंगला, बहुत बड़ा बंगला है। और इनफैक्ट गेट से घुसने के बाद करीब 100-150 मीटर के बाद तब जाके मेन पड़ता। तो मैं जब गेट से घुसा हूँ, मेरी गाड़ी घुसी और नारे चालू हुए, डीएस मिश्रा मुर्दाबाद, डीएस मिश्रा हाय हाय, एडीएम साहब मुर्दाबाद। मैं सोचा कि भाई, मैं तो जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, जब मेरा ऑर्डर आया था चित्रकूट धाम करवी का एसडीएम, तो मैं तो जानता भी नहीं था कहाँ है, मैं कभी कभी वहाँ गया भी नहीं था। तो मेरी क्या दुश्मनी किसी से होगी? और मैं आज पहले दिन आ रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं, अगर कोई बरेली में मेरी हाय करे तो बात भी समझ में आया कि मैं वहाँ पे तो हूँ। बहुत सारे गलत लोगों को मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ में घुसते ही मेरी स्वागत हो रहा है, हाय हाय और मुर्दाबाद और ये सब से हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं पहुँचा, बंगले पे पहुँचा। बंगले पे मैं देखा कि हमारे एसडीएम साहब, आरपी सिंह एसडीएम साहब थे, एक मिश्रा जी थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार, सब लोग खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे मेरे स्वागत में। कि लोग पहुँचने वाले, उनको खबर तो था ही कि मैं पहुँच रहा हूँ, और सबका गर्दन झुका हुआ।
तो हमने कहा भाई उतरा, हम और हमारी वाइफ उतरे। मैं कहा भाई क्या बात है, लोग कैसा स्वागत है ये? नमस्ते कर रहे हैं सब लोग सर झुका करके। हमने कहा कोई कुछ प्रॉब्लम है? तो कहते हैं सर एक बड़ा दुखद समाचार है। तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मुझे मेरे माता बाबूजी जो है मेरे साथ ही रहते थे बरेली में, तो वो लोग गांव चले गए थे। मैंने उनको गांव भिजवा दिया था कि काम नए जगह जा रहे हैं, बाद में बुलाएंगे। तो मैंने कहा कोई हमारे गांव से खबर है? बोले नहीं सर आपका बड़ा नुकसान हो गया। हमने कहा क्यों? तो सर ये आंदोलनकारी हैं, वो आपके ट्रक पे चढ़ करके उन्होंने खूब तोड़फोड़ की है। तो मुझे लगा कि यार ये क्या तमाशा है, स्वागत कर रहे हैं हाय हाय करके, मुर्दाबाद करके, ऊपर से फिर हमारा सामान तोड़ दिया। तो मैंने कहा देखो भाई पैसा तुमको बहुत कुछ माने, उनको सैलरी बहुत थोड़ी मिलती थी। तुमने कहा बेटा भाई हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, अगर कुछ हमारे मेज कुर्सी सामान भी मेरे पास बहुत नहीं है, अगर मेज कुर्सी कुछ टूट गया होगा तो तुम लोग ठीक करा देना, कोई बात नहीं, बट इन लोगों से हमारी क्या दुश्मनी है, ये क्यों हमारा सामान तोड़े? बोले सभी लोग आंदोलन चल रहा, महीने भर से आंदोलन चल रहा है। तो मुझे पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ अगन भगवान की प्रेरणा है। मैंने कहा कि ऐसा करो 5 आंदोलनकारियों को बुलाओ, तुरंत आए, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन छठा होगा तो फिर मैं उसको टांग दूंगा। मैं उससे पूरी सख्त आवाज है, उससे मैं बड़ा दुबला पतला लंबा सा होता था, तो मेरी थोड़ी पर्सनालिटी भी अलग थी। मैंने कहा तो उन लोग भी घबराए कि कैसा आदमी आ गया, आते ही इस तरह से कह रहा है कि 5 को बुलाओ, छठा बुलाओगे तो टांग दूंगा। तो 5 आदमी, उन लोग जाके जो भी कहा होगा, 5 आदमी तुरंत आए। वो 5वां आदमी सबका गर्दन झुका हुआ, तो वो तो गलती तो किया ही था उन्होंने। तो जब आदमी गलत करता है तो उसको तो मन में ग्लानि तो होती है, चाहे जैसा भी। मैं वहाँ ऊपर से थोड़ा ऊपर उसका उठा हुआ अपने बिल्डिंग का, बड़ा पुराना बंगला है, अंग्रेजों का बनाया बंगला है। तो मैंने वहाँ से उनको कहा कि भाई देखो मैंने आप लोगों को बुलाया है बातचीत करने के लिए नहीं, आदेश देने के लिए बुलाया है। अभी तुरंत सारा बोरिया बिस्तर बंद करो और इस कैंपस से भाग जाओ। अगर भाग जाओगे तो 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब मैं अपने जगह को समझ जाऊंगा कि इस जगह में क्या है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो मैं समझ जाऊंगा, फिर तुमको बुलाऊंगा और तुम्हारी जो भी समस्या होगी, मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या समस्या है, इन लोगों ने पूछा भी नहीं मैंने, तुम्हारी समस्या जिंदगी में कभी समस्या रह नहीं जाएगी। लेकिन अगर नहीं भागे तो कल सुबह उठ करके मेरा एज एडीएम पहला ऑपरेशन होगा, तुम सबकी इतनी पिटाई कराऊंगा, पिटाई करके सबको अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अधिक से अधिक मेरा ट्रांसफर करा दोगे, तो मेरा जो ट्रक में सामान रखा हुआ है मैं लेकर दूसरी जगह चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं एक जगह चल चुका, दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन तुमको बेटा जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी एडीएम से तुम्हारा पाला पड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बोले उसके बाद मैंने कहा और कुछ नहीं बोलना मुझे, बस तुम लोग वापस जाओ। अब इन्होंने एक मैं छोटा बच्चा था, मेरी उम्र कितनी रही होगी, मैं उस समय 22 साल में आईएएस में आ गया था, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट 22 साल में आईएएस आ गया था। 23-24 साल प्लस 25 साल का रहा हूँगा मैं। तो जब इनको बोला तो मैंने बोल के मैं अपना चला गया अंदर सोने लगे। 12-1 बज गया सोने में। सवेरे में उठा 8 बजे के आसपास उठ करके नहा धोते हैं। मैंने कहा कि अपने से भाई क्या हुआ, आंदोलनकारी लोग हैं सर? वो रात में सब भाग गए। वो रात में ही भाग गए। तो मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन देखिए इसका एक सुखद अंत भी बताता हूँ। मैंने ये तो वो बात हुई, मैंने 1 हफ्ते के बाद बुलवाया उन लोग कि मैं अपने वर्ड्स, देखो अपने वर्ड्स में किसी को देता हूँ तो वर्ड्स में पूरा पालन करता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोशिश करता हूँ कि मेरी इंटीग्रिटी 100% हो। मैंने 1 हफ्ते के बाद उनको अपने दफ्तर में बुलाया। उनमें से एक बाद में कैबिनेट मिनिस्टर भी बना, जो लोग आए थे। मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि जिसके आपने डंडे बरसाए वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद उनको जो है मैंने बुला के पूछा बताइए अब आप लोगों को क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा सर हम लोग इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, अब देखिए इतना बड़ा ये जगह है, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं, हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, बांदा जाना पड़ता है, यहाँ से बांदा पड़ता है करीब 70-80 किलोमीटर, इलाहाबाद पड़ता है 100 किलोमीटर। तो बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज तो होना चाहिए ना। हमने कहा बिल्कुल सही करे, बनेगा। अब आपने हमको बता दिया बन जाएगा। एंड मैं उसके बाद पहले तो उनके लिए ज़मीन देखा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि ज़मीन हो गई, कि ज़मीन वैसे नहीं हो रहा था, ज़मीन हो गया। उसका नींव आ गया कि उसकी नींव रखी जाएगी। और वहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार से चिट्ठी आई कि इसका नाम रखा जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय महाविद्यालय। अब आपने नाम भी बदल दिया था। तो मैंने जब ये चिट्ठी पढ़ा, मैं बहुत अबोध था, मैं कहूँगा बहुत अबोध था।
उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं और बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है। तो उनकी सेंट्रनी चल रही थी, तो राज्य सरकार से आदेश आया था कि हर एक जगह इनके लिए कुछ कुछ चीज़ कराने के लिए हमने भी अपने यहाँ, जब मैं चूँकि नगर पालिका का ओसी हुआ करता था, ऑफिसर इंचार्ज होता था, वहाँ मैंने एक मार्केट बनाया था, उसका नाम रखा था पंडित गोविंद बल्लभ पंत शताब्दी मार्केट है, कुछ इस तरह का नाम रखा था। तो आपने बदल दिया। तो मैंने अपने इसी अबोधता से, मैं नहीं जानता था ये सब, क्योंकि मैं कभी राज्य सरकार का कि कोई हमको ध्यान नहीं था, मैंने एक चिट्ठी लिखी। देखिए पंडित गोविंद पंत जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, देश के इतने बड़े हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतने बड़े ये रहे व्यक्तित्व रहे हैं, इनके नाम पे पूरे देश में कई जगह इनके नाम से संस्थाएं हैं, कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन चित्रकूट अगर दुनिया में अगर कोई जानता है तो केवल गोस्वामी जी की वजह से जानता है। तो अगर इस विद्यालय की अगर नींव रखी जानी तो इसका नाम तो इनका नाम जो है संत गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। एंड रमा जी, राज्य सरकार से चिट्ठी आ गई और उसका नींव रखा गया गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय। उस विद्यालय में मेरी तस्वीर भी है, मैं जाकर के वहां पे इतना खुशी होती, बनी बाद में। मैं सर आज के लिए एक सवाल करना चाहूंगी। एक आम नागरिक, एक आम आदमी जो आज भी पुलिस स्टेशन के आगे जाते हुए कांप जाता है, और अगर पुलिस वाला आ जाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। आज भी गांव में ऐसी स्थितियां हैं, हम भले ही डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सर माना जाता है कि जितने भी अधिकारी होते हैं उनका एक राजनीतिकरण होता है, कहीं ना कहीं वर्दहस्त राजनीति का उनके ऊपर होता है, या भविष्य में वो अपने आप को राजनीति में कहीं ना कहीं देखते हैं। आज जो सिंघम चल पड़े हैं कि वर्दी पहनी और हम सिंघम हैं, रील में आ रहे हैं, रील में अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छी बात है, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन काम से ज्यादा रील्स में भी दिखाई दे रहे हैं अधिकारी। ये जो अधिकारियों का व्यक्तिगत गुण है सर, जैसे आप आईएएस बने तो एक मानक होता है सर, आपकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, जेंटलमैन लुक होना चाहिए, हीरोइक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक ऐसी छवि होनी चाहिए जिसे लोग कहें कि हाँ हमें कलेक्टर साहब जैसा व्यक्तित्व बनना है। लेकिन आज मैं नाम नहीं लूंगी, व्यक्तिगत आचरण के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आपने वो सर्विस देखी है जहां पे सम्मान था, अब लोग आ रहे हैं, आप क्या लूप देखते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि किसी को सबसे बड़ी बात है कि जब आप अगर कहीं ऊंचे स्थान पे बैठते हैं तो आप सबकी नज़र में रहते हैं। हाँ जी। जो कहते हैं ना कि मतलब आप उसको किसी से छुप नहीं सकते। नहीं। बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दूसरों को पता नहीं है। सबको सब कुछ पता है, दुनिया सब जानती है, जनता सब जानती है। इसलिए आपका आचरण और आपका चित्र, क्योंकि हम एक लीडरशिप रोल में हैं। हाँ। पब्लिक सर्विस में हम एक लीडरशिप रोल में भी होते हैं और हमारी चीज़ दूसरों को मोटिवेट करती है। राइट। इसलिए मुझे लगता है कि वी मस्ट क्रिएट एग्जाम्पल्स, और अगर हम ऐसा नहीं करते, ये मान कर कि हम कुछ भी कर लेंगे, आप ये मान के चलिए कि लोग आपके सामने तो कुछ होते हैं बट पीछे आप कुछ और होते हैं। आपको दुख होता है सर आप ऐसे जब अधिकारियों के बारे में सुनते हैं कि देखिए वो उस पद पर है, उसने बदतमीजी कर दी, झापड़ चला दिया, बोल दिया, छोटे कर्मचारी बैठे हैं उठा करके बाहर कमरे से निकाल दिया, तो आपको दुख होता है एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते? क्योंकि मैंने आपके बारे में एक चीज और सुनी है, और उस व्यक्ति से सुनी है जिसने आपको देखा है करीब से, कि आप जब आगरा में कलेक्टर थे ना, तो रात के 2 बजे भी कलेक्टर साहब के फोन पर एक बाप रो सकता था और बोल सकता था कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करा दीजिए, मेरी बेटी की शादी होनी है। लेकिन आज का अधिकारी को आप डायरेक्ट फोन ही नहीं कर सकते, या उनको जो नंबर दिया जाता है उस पे भी आपको तमाम अप्रोचेस लगानी पड़ती है। तो ऐसे में आपको दुख नहीं होता कहाँ पहुंच गई ये ब्यूरोक्रेसी? नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए, वो जो आप घटना बता रही हैं, एक दिन रात में मैं आगरा में, जब मैं कलेक्टर था तो मैं तो 24 घंटे उपलब्ध रहता था। कोई भी मेरे यहाँ सुबह 4 बजे भी आना चाहे तो आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती थी। और मेरा जो गार्ड होते थे ड्राइवर, उनको कहता कि कोई भी होगा मैं उनकी बात आकर के सुन लूँगा। ऐसे रात में करीब मुझे ख्याल है 9:30-10 बजे के आसपास एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़ा आदमी का 50 साल की गाँव वाला था, 50 ने कहा। मैं तुरंत आया अपने ऑफिस में, हम लोग का एक कैंप ऑफिस होता है। मैं आया, उनसे पूछा कैसे आप इस समय? हुजूर, हमको कल अपनी बेटी की शादी करनी है। हमने बताओ तो क्या मदद चाहिए? हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो किसी काम के लिए गया था, एक्सीडेंट हो, उसका डेथ हो गया है और उसको पुलिस वाले उसकी बॉडी लेके गए हैं। अगर हम बॉडी रात में जला लेंगे तो कल सुबह जो है उसका जो है हम बेटी का अपना आपको बाराती आएंगे, उसका पीला कर लेंगे, हाथ पीला कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कैसे?
तो लोग कह रहे साहब कलेक्टर साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमने कहा ठीक है, उसका पोस्टमार्टम होना है ना, तो पोस्टमार्टम हो जाएगा और आपको बॉडी मिल जाएगी, रातों रात आप कर लेंगे। मैं तुरंत सीएमओ को फ़ोन किया, मैंने कहा इमीडिएटली ये बॉडी आई है, इसका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, और जब तक पोस्टमार्टम होगा नहीं तब तक मैं जगह हूँ। बोला सब आपको एक राइटिंग में आदेश देंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि तो सब चालाक लोग होते तरीका होता है सब। अब जब तक आपके, हमने कहा कुछ नहीं, आप तुरंत तैयारी करिए, डॉक्टर पहुँचे, जब तक डॉक्टर पहुँचेंगे मेरा आदेश पहुँच जाएगा। मेरा पीएस वहाँ पे हमेशा ड्यूटी पे रहते लोग, हमने कहा तुरंत लिखवाया, मैंने लिखवा के मैंने कहा उनको आदेश दिया कि मैं अपनी इस ऑर्डर को, अपने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है उसको यूज़ करते हुए इसको परमिशन देता हूँ। और रात में 2-3 बजे तक जब तक उसका हुआ नहीं, तब तक जब तक मुझे फीडबैक मिला मैं जगा रहा, फीडबैक लेता रहा कि क्या हुआ, हो गया, उस बॉडी मिल गई, और उसका सुबह होने से पहले उसका संस्कार हो गया। उसके लिए भी मैंने अपने एसडीएम को बुला के लगा दिया कि अब आप इसकी मदद करिए, इसका संस्कार यहाँ पे जो हमारा जो जमुना जी के किनारे बना वहाँ उसका संस्कार हो जाना चाहिए, सूरज उगने के पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए ऐसा काम, और एक नहीं ऐसे दसियों काम मैं बता सकता हूँ जिसमें जब आप किसी का ऐसे काम करते, कितनी दुआएं देते हैं वो लोग। आपके पिताजी की पहली सलाह, कितनी दुआएं देते हैं, मतलब क्योंकि वो लोग अपने मन से, एक तो होता कि आपके पद को देख के, आपके अधिकार को देख के, आपके गाड़ी के बंगले को देख के लोग सलाम करते हैं, लेकिन जो आपको अंदर से सलाम, आपको एक और आपके बात बड़ी बताता हूँ मैं, मुझे हमेशा दिल में छू जाती है। मैं भारत सरकार में डायरेक्टर था, ज्वाइंट सेक्रेटरी था, ये सब करने के बाद में उत्तर प्रदेश वापस गया था। वहाँ मुझे जाके फिर मुख्यमंत्री जी का, मुझे प्रमुख सचिव, उसमें मायावती जी मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव बन गया मुख्यमंत्री जी का। एक कोई आए थे वहाँ नगराम, लखनऊ के नगराम से कोई सज्जन आए थे, पुराने जमींदार लोग हैं, कि साहब आपके हाथ से जाड़े के मौसम में कंबल उठवाएंगे। हमने कहा अच्छी बात है, पैसा आपका लगता है, हमारा भी थोड़ा सा, उनकी दुआ हमको भी मिल जाएगी। मैं कहा आता हूँ, आपके साथ आऊँगा। और दोपहर में, मतलब लोग जानते हैं कि मुझे बहुत गाँव वाली चीज़ें पसंद है, मूँगफली और गाजर और ये सब चीज़ बहुत पसंद है। मैंने कहा सर आपके लिए सब व्यवस्था रहेगी, जब आप सीडी हुआ करते थे। मैं गया, अपना निकल गया, बगैर कोई सिक्योरिटी लिए हुए मैं सीधे निकल गया। रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके लिए ट्रैफिक जाम हो रखा था। हमें देखा लगता है पहुंच नहीं पाएंगे। तब तो कोई आदमी आया, बोला कि सर आप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। मुझे एक बार लगा मैं कहाँ से, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव। फिर मुझे याद आया कि भाई मैं तो यहाँ का मुख्य विकास अधिकारी रहा हूँ, लखनऊ का मैं 3.5 साल मुख्य विकास अधिकारी, और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पे 3 बार न गया हूँ। हर गांव में कुछ न कुछ जरूर किया मैंने, हर गांव के लिए। तो मैंने दिमाग में आया कि लगता है कि मुझे सीडीओ समझ रहा भी है। हमने कहा हाँ। वो आदमी पता नहीं कहाँ से किसी पुलिस वाले को पढ़ के लाया, और मेरे आगे आगे पुलिस वाला सीटी बजा के इधर उधर कैसे कैसे करते करते मुझे निकाल दिया। मेरे लिए आसान काम था, मैं कलेक्टर साहब से कहता है, कलेक्टर साहब का कोई फोर्स लगता है तो तक सब सारा हो जाता, या एसएसपी को कहता है तो सब सारा हो जाता, लेकिन उसने निकाल दिया। निकालने के बाद मैं थोड़ा सा गाड़ी आ गई, मैंने कहा गाड़ी रोको, देखे उस आदमी को, तो आदमी मिला नहीं। मुझे लगा देखो यार कितना अच्छा है कि जो मैंने उस जमाने में, बहुत पहले, मैं उसके तो काफ़ी पहले, मैं 90 से 93 में मैं लखनऊ का सीडी होता था, आज भी लोग उसको याद रखते हैं। बातों का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आपकी 40 साल की जर्नी को आपके बड़े बड़े जो देश चलाने वाले लोग हैं, राज्य चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ के अनुभव को हम इस छोटे से कैमरे में कैद कर पाए, पर समय की एक सीमा है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, संवेदनशील सवाल है, कि ये जो आज की जेनजी है, जिसको हम नई पीढ़ी कहते हैं लेकिन नया शब्द दे दिया है, उसको जब आप देखते हैं सिर्फ रील में उलझा हुआ, देश, प्रशासन, राष्ट्र, इससे सिर्फ इतना जितना उस 1 सेकंड की, 1 मिनट की रील में आ जाए, तो आप, क्योंकि कहते हैं ना कि पूरे बाल सफेद हो चुके हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां देख चुके हैं, काम देख चुके हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस मंच से कि राष्ट्र के लिए कुछ करना है? बिल्कुल, आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं लगातार बोलता रहता हूँ, देखिए मैं आपके सामने नहीं, बल्कि मैं अपने अधिकारियों को जब भी संबोधित करता हूँ, उनको मैं हमेशा कहता था, पहली चीज़ कि सुनना सीखो। सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, दूसरे की तकलीफ को खाली सुन लोगे, उतने से ही आधा तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर करोगे तो 100% खत्म हो जाएगा। दूसरा, संवेदनशील बनो, अपने आप को उसके साथ जोड़ो, जो आदमी है उसके साथ जोड़ो। जब जोड़ोगे तो उसकी तकलीफ समझ में आएगी। जब आप, जैसे कि जब आप किसी दूसरे के स्कूल के मास्टर के जब देखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए।
नहीं तो दूर से देखोगे, डिस्टेंस से नहीं समझ में आएगी। तीसरा, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, देशभक्ति। ये मौका है नेशन फर्स्ट। और आपको तो पहले जमाने में तो बड़ी मैंने लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। सरकार में तो हमको सब कुछ सारी अधिकार मिल गए। उस अधिकार से आप कितना सारे लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला सकते हो, कितने सारे एरिया को बदल सकते हो। चौथा, रिजल्ट ओरिएंटेड बनो। देखो कि जो ऐसा नहीं कि मैंने खाली प्लान बनाने से, कागज पे बनाने से, कुछ एक प्रोजेक्ट अपना एक प्रेजेंटेशन बनाने से इससे कुछ नहीं होता है। थोड़े समय के लिए सुकून मिलेगा, लेकिन फिर सबको उसकी असली जो कहते हैं ना कि मैंने सोना तो सोना ही रहेगा, बाकी सब चीज़ तो जो है उसकी तो असलियत खुली जाएगी। तो इसलिए आपको बी रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट करो। आप उसको देखो कि कैसे, क्या आपको जिस चीज़ के बारे में, जब तक उसके बारे में आप गहराई में नहीं जाओगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं दे पाओगे। गहराई में जाओ, जाकर उसका रिजल्ट निकालो। और सबसे बड़ी चीज़, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। आप किसी चीज़ को कहोगे कि नहीं, ये संभव है, हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार कोशिश करके देखो। एक लाइन में अगर हम ये कहना चाहें कि एक बात अगर आज का जेनजी समझ ले तो उसकी जिंदगी पलट सकती है, वो एक लाइन क्या होगी? यू कैन मेक इट हैपन। आज हमारा देश विकसित भारत के लिए जिस तरह चल रहा है, जो परिवर्तन की लहर है, जो आज हर जगह पॉजिटिविटी है कि काम करने का जो मौका है, मैं तो कई बार मैं एनवी करता हूँ कि जब मैं एसडीएम था, जब मैं एडीएम था, जब मैं डीएम था, तो क्यों नहीं ऐसा माहौल था। मैं इस बात को एनवी करता हूँ। आपके लिए ऐसा माहौल बना हुआ है, देश तैयार है आपके रिजल्ट लेने का, आपको वो परिवर्तन करने का जो आपको भी फर्क आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी एक नागरिक हो। अगर सब अच्छी चीजें होंगी तो आपको ही फायदा मिलेगा। तो क्यों नहीं करते हो? मौका है, करके दिखाओ, और तुम कर सकते हो। हमारे यहाँ आने के लिए, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए, और उस किताब को खोलने के लिए जो किताब 40 वर्षों में संकल्प, संघर्ष और सफलता से लिखी गई, बहुत बहुत साधुवाद, आपको प्रणाम। आज के इस पॉडकास्ट का अंत मैं अनंत के साथ करूंगी और एक छोटी सी घटना बताऊंगी, और आप समझदार है, समझ जाएंगे। मैं आपको बहुत पहले लेकर के चलती हूँ, कानपुर आईआईटी का कमरा नंबर 305। अचानक से एक दुबला पतला लड़का साइकिल लेकर जा रहा था। उसके पास लोग भागते हुए आते हैं और कहते हैं, जल्दी चलो, क्या हुआ? वो घबरा जाता है, तुम्हारे कमरे में आग लग गई है। जैसे ही वो लड़का अपने कमरे के बाहर पहुंचता है, उसका सब जलकर राख हो जाता है। उसके सारे कपड़े, बाबूजी ने एक सूट सिलवाया था कि जब तू इंटरव्यू देगा ना आईएएस अधिकारी का, यूपीएससी का, तो इसको पहन करके जाना। वो भी सूट राख हो जाता है। जानते हैं, उस बच्चे की आंखों में आंसू तो होते हैं पर मुट्ठियां बंध जाती हैं। वो जानता है ये तो कपड़े जले हैं, किताबें जली हैं, लेकिन बचा है मेरा हौसला। और इसी आग से, इसी धुएं से मैं इस देश में एक शब्द लिखूंगा जिसका नाम है जय हिंद। ऐसे ही लाल हैं जो भारत में कमाल कर रहे हैं।